नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे जो कि भारत के भूगोल के पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन नदियों को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से इसे हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैप है भारत की नदियों का। और नेक्स्ट जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं इसमें, तो ये विभिन्न जो है भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है नदी और भारत में उनकी लंबाई देख लेते हैं कितना है। तो पहला जो है आपका गंगा नदी, जिसकी भारत में लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरा है आपका गोदावरी नदी, तो यह 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीसरा है आपका कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। चौथा है यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। पांचवा है आपका नर्मदा नदी, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और छठवा है आपका घाघरा नदी, जिसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। और अगला है आपका सातवां सतलज नदी, इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। आठवां है आपका महानदी, तो यह 858 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट आपका नौवां जो है कावेरी नदी, इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। अगला आपका सोन नदी 780 किलोमीटर, कोसी नदी 730 किलोमीटर। और आपका लास्ट है आपका 12वां जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी भारत में लंबाई जो है वह 725 किलोमीटर। और टोटल लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र की है वह 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई जो कितना है तो 725 किलोमीटर। तो ये सभी जो है भारत में लंबाई दिया गया है कि तो सबसे लंबी नदी जो भारत का पूछा जाता है कौन सा है तो हो जाएगा आपका गंगा। दूसरी सबसे लंबी नदी है वह आपका गोदावरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं एक जो है फर्स्ट कॉलम में है नदी, दूसरे कॉलम में दिया गया बाईं ओर की सहायक नदियाँ, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। और थर्ड कॉलम में है आपका दाईं ओर की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ से जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वह लोहित, दिहांग और धनसिरी नदियां हैं। और दाईं ओर से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वह सुबनसिरी और मानस नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी जो बाईं तरफ से आकर मिलती है लोहित है, दिहांग है और धनसिरी है। और दाएं तरफ से मिलने वाली है सुबनसिरी और मानस। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी में बाएँ तरफ से जो मिलने वाली नदियाँ हैं आपका अलकनंदा है, रामगंगा है, गोमती है, काली नदी है, सरजू नदी, राप्ती, घाघरा, करनाली, गंडक, त्रिशूला, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो ये सभी जो गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि बाएं तरफ से गंगा में आके मिलती हैं। और दाहिने तरफ से गंगा में आकर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वह यमुना नदी है, सोन नदी, रिहेंद्र नदी, अजय नदी, दामोदर, रूपनारायण, सिलाय और हल्दी नदी। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी में बाएँ तरफ से जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वह सबारी नदी है, इंद्रावती नदी है, प्राणहिता नदी है, वेनगंगा है, पेनगंगा, वर्धा, पोड़ा और दुधाड़ा। तो ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं जो कि बाएं तरफ से आकर मिलती हैं गोदावरी में। और दाहिने तरफ से मिलने वाली जो नदियाँ हैं मंजीरा है, महर है और किरना रिशानी नदी। नेक्स्ट आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं जास्कर है, सुरु है, दरास है, कृष्णा गंगा है, झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सभी सिंधु में बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और दाहिने तरफ से जो सिंधु में सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं वह सियोक है, नुब्रा है और गिलगिट नदी है। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी। तो कावेरी की सहायक नदियाँ जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं हिरंगी है, हेमवती है, लोकपावनी है, सिमसा है, स्वर्णरेखा है और भवानी नदी है। और दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वह आपका लक्ष्मण तीर्थ, नानगंज और अमरावती नदियाँ यह कावेरी में दाहिनी तरफ से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट आपका कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ जो है वह बाएं की तरफ से आकर जो मिलने वाली है मुरेरू है, मूसी है, हल्दिया है, भीमा, पंचगंगा और दूधगंगा। तो ये कृष्णा नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं जो कि बाएं तरफ से मिलती हैं। और दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियाँ जो हैं वह कोयना है, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। तो ये दाहिने तरफ से कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और नेक्स्ट आपका महानदी। तो महानदी की सहायक नदी है वह ईब है, मांड है, हसदेव और शिवनाथ है जो कि बाएं तरफ से महानदी में मिलती हैं। और दाहिनी तरफ से ओंग, जोग और तेल नदी है
जो कि महानदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका लूनी नदी। तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं बांदी, सुकरी, जवाई और सुलेरी। यह जो है बाएं तरफ से आकर के लूनी नदी में मिलती हैं और दाहिने तरफ से जो है कोई भी नदी लूनी नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपका नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ जो है बाएं तरफ से मिलती हैं आकर के, वह है बुरनेर, बंजार, सार, शक्कर, तवा और कुंडीन नदी नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं। और दाहिनी तरफ से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां जो है नर्मदा की, वह है हिरन नदी, बनी नदी और कोलार नदी। नेक्स्ट है आपका सतलज। तो सतलज में बाएं तरफ से कोई भी नदी नहीं मिलती है और दाहिनी तरफ से 3 नदियां आकर मिलती हैं, पारछू है, स्पीति नदी और ब्यास नदी। नेक्स्ट है आपका तापी नदी। तो तापी नदी की सहायक नदी है जो बाएं तरफ से मिलती हैं, वह सीपरा है, कपरा नदी है, खुर्सी नदी, मोना, पूड़ा, गिरना और पंझरा नदी। और दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदियां हैं वह है बैतूल, पटकी, सुकरी, मोरे, औड़ावती और गोमाई। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी। तो यमुना की सहायक नदियां जो कि बाएं तरफ से मिलती हैं वह है टोंस और हिंडन नदी। और दाहिने तरफ से मिलने वाली जो यमुना की सहायक नदियां हैं वह है चंबल, बनास, सिंधु, बेतवा, धसान और केन नदी। तो यह यमुना की दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो दोस्तों जो है भारतीय नदियों को नदी विकास तंत्र के आधार पर 2 बृहद भागों में बांटा जाता है। ये 2 बृहद भाग जो है आपका हिमालय नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियां हैं। हिमालय में आपका सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है प्रवाहित होते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग जो है सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। तो इसमें है आपका इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जैसे पंचनद कहा जाता है जो कि झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो सम्मिलित हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और कैलाश चोटी के दूसरी ओर से सिंगी खम्बान तथा दक्षिण की ओर से गरतंगचू नदियां आकर इसमें मिलती हैं। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी वह बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है और सिंधु नदी जो है यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यह जो है 2800 किलोमीटर लंबी है एवं विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वह आपका 2880 किलोमीटर है एवं विश्व की बड़ी नदियों में से जो है ये एक है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपकी नील नदी है और दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वह आपका अमेजन है। तो भारत में जो है इसकी लंबाई यानी कि सिंधु की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है तथा इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि भारत में 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चेनाब के केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज, रावी के 80% जल के उपयोग का अधिकार इस समझौते में भारत को दिया गया है। यानी कि भारत पाकिस्तान 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था जिसमें सिंधु व उसकी सहायक नदी झेलम और चेनाब की केवल 20% जल का उपयोग भारत कर सकता था, जबकि सतलज, रावी के 80% जल के उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया था सिंधु जल समझौता 1960 में। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद हैं। तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को पंचनद के नाम से जाना जाता है और सबसे प्रमुख हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी के मुख्य धारा से मीठनकोट के पास मिलती हैं। जास्कर, सिगार व गिलगिट यह बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक है, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख हैं। और काबुल व उसकी सहायक नदियां अटक जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान के पास सिंधु में मिलती हैं तथा सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। नेक्स्ट है तो यह जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है जो कि सबसे पहले जो मिलती है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है आपका।
तो सबसे उत्तर में मिलने वाली झेलम नदी है, जिसका पुराना नाम था बितस्ता। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरी नाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई बूलर झील में मिल जाती है और श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। यह पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है और कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी का नौकागम्य क्षेत्र है। इससे कश्मीर में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है और श्रीनगर में इस पर जो है शिकारा या बजरे अधिक चलाए जाते हैं तथा नावों में फल, सब्जियों और फूलों की खेती की जाती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती हैं और इसकी सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो है आपको यहाँ याद रखना है कि श्रीनगर जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और झेलम की सहायक नदी कौन सी है, तो वह है किशनगंगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग चिनाब, जिसका पुराना नाम है अस्किनी। तो यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर चेनाब कहलाती हैं। ये नदियाँ हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हैं और भारत में इसकी लंबाई जो है वह 1180 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र है 26,755 वर्ग किलोमीटर। तो चिनाब नदी की लंबाई जो है कितना है, तो भारत में इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है 26,755 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका रावी नदी, तो यह भी सिंधु की सहायक नदी है। इसका पुराना नाम परुशड़ी या फिर इरावती है। यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है और यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से मिलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है तथा इसके अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल जो है वह 5,957 वर्ग किलोमीटर है। तो यह पूछा जाएगा कि सिंधु नदी की सहायक सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वह रावी नदी है। इसकी लंबाई कितना है, तो 725 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका चौथा ब्यास, जिसका पुराना नाम है बिपाशा। तो यह सतलज की सहायक नदी है जिसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे ब्यास कुंड से होता है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है और यह 470 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र है 25,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ब्यास नदी की जो लंबाई है वह 470 किलोमीटर है और इसका पुराना नाम क्या है, तो बिपाशा। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे ब्यास कुंड से होता है। अगला आपका सतलज, जिसका पुराना नाम है सतुद्री। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस या राक्षस झील ताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। भाखड़ा नांगल बांध वह सतलज नदी पर ही बनाया गया है और भारत तिब्बत मार्ग सतलज घाटी से होकर के गुजरता है। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। और भारत तिब्बत मार्ग किस नदी घाटी से होकर गुजरता है, तो सतलज घाटी से होकर गुजरता है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है जो 28,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। तो सतलज नदी की लंबाई भारत में कितना है, तो 1050 किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो वास्तव में गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर जो है मिलती हैं, तो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। और गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है
और यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना नदी प्रयाग जो कि इलाहाबाद के निकट मिलती है, और दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदी वह सोन है। आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से जल ग्रहण करके इसमें आकर मिलती है, और पुनपुन तथा टोंस जैसी छोटी नदियाँ भी दाहिनी ओर से इसमें मिलती हैं। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं। वह है आपका रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक और बागमती और महानंदा नदी। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है जो कि 1450 किलोमीटर है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई जो है 520 किलोमीटर, और टोटल जो लंबाई है गंगा नदी की वो 2525 किलोमीटर है। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा कहलाती है। तो बांग्लादेश में पूछा जाता है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। और यहाँ से गंगा कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। इस हिस्से में यह भागीरथी हुगली नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी को जहाँ से उद्गम होता है भागीरथी नाम से जाना जाता है, और जहाँ जाके वह विलीन होती है तो वहाँ भी इसे भागीरथी और हुगली नाम से जाना जाता है। पावना से पूर्व गोललुंडो के पास ब्रह्मपुत्र जो यहाँ जमुना के नाम से पहचानी जाती है और पद्मा से मिलती है, तथा उनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुरा के पास मेघना इसे आकर मिलती है, और तत्पश्चात यह मेघना नाम से ही अनेक जल वितरिकाओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाता है तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है, और सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण यह सुंदरबन कहलाता है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका हुगली। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित है, और कोलकाता बंदरगाह को जो है पूर्व का लंदन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रामगंगा नदी। तो यह गंगा नदी की जो है सहायक नदी है। यह नदी गैरसेन के निकट कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल एक हिमनद है, इसलिए इस नदी में वर्षा ऋतु एवं शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा में बहुत अधिक अंतर मिलता है। शिवालिक को पार करने के बाद यह नदी अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो नजीबाबाद में। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा नदी गंगा में कहाँ की मिलती है, तो कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यह नदी 600 किलोमीटर लंबी है। तो रामगंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा कितना, 600 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 32,800 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है आपका शारदा, जिसको सरयू नदी कहा जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गोरी गंगा नाम से निकलती है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब यह घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गंडक नदी। तो यह धौलागिरी एवं एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। ये नेपाल के मध्य भाग का जल बहाकर लाती है, जो बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है एवं पटना के निकट सोनपुर में गंगा से यह मिल जाती है। तो गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो सोनपुर में जो है गंगा नदी से मिल जाती है गंडक नदी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 48,500 वर्ग किलोमीटर है और भारत में 9,540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी। तो यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, जो एक पूर्ववर्ती नदी है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत के फुंगचू
से निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर से इसमें सुनकोशी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकर मिल जाती हैं। अरुण से मिलने के बाद यह सप्तकोशी बन जाती है। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 46,900 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 21,500 वर्ग किलोमीटर भारत में, तो टोटल जो है अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 46,009 किलोमीटर, जिनमें भारत में 21,500 वर्ग किलोमीटर है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला आपका महानंदा नदी। यह नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा सिलीगुड़ी के समीप तीक्ष्ण वक्र बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। भारत में यह गंगा के बाएं एवं उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी है। इससे ब्रह्मदेव के निकट प्रसिद्ध नहर निकाली गई है। अगला आपका केन या फिर कर्णवती नदी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है तथा बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है। सोनार व बीबर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा आंसर केन कर्णवती नदी के तट पर। अगला आपका सोन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है, जो पटना से पश्चिम में गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। यह नदी पठार से जलप्रपातों की एक क्रम के रूप में निकलती है तथा कैमूर श्रेणी से जाकर के मिलती है, जो इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और यह 780 किलोमीटर लंबी है। तो सोन नदी की लंबाई कितना है, तो 780 किलोमीटर, और यह गंगा में दाहिने किनारे से आकर के मिलती है। इसके अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल जो है 54,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदी कन्हर, रिहंद व उत्तरी कोयल नदी है। नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलकर आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल के डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। अंत में रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी किस नदी में जाकर के मिलती है, तो हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 541 मील है। इस नदी का बहाव क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है और पूर्व में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। तो बंगाल का शोक पूछा जाएगा किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र इसी घाटी में स्थित हैं। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी। यह गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो कि बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में है, से निकलती है। यह गंगा के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर मसूरी श्रेणी के पीछे इसमें टोंस नदी आकर के मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती है, जहाँ पश्चिम की ओर इसमें गिरी और पूर्व की ओर आसन नदियाँ आकर मिल जाती हैं। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन तथा टोंस नदियाँ भी आकर मिलती हैं। ये सभी अरावली श्रेणी, जो कि राजस्थान, विंध्य श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से उद्गमित होती हैं। यमुना की लंबाई जो है वह 1370 किलोमीटर है। इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वह 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी। तो यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है, जो पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गार्ज से होकर बहती है, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में इटावा के समीप यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी जो है यमुना में कहाँ पर मिलती है, तो इटावा के समीप यमुना में मिलती है। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को यहाँ बीहड़ कहा जाता है। इसकी संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है और राजस्थान की यह एकमात्र सदा नीरा नदी है। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है, तो वह हो जाएगा आपका चंबल नदी। इसका पौराणिक नाम चरमावती या फिर चरमोती था। बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध व क्षिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं।
तो बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध व छिप्रा चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और प्रश्न पूछा जाए बीहड़ वह किस नदी में देखने को मिलता है, तो हो जाएगा आपका चंबल नदी में। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले देखा सिंधु नदी तंत्र, फिर जो है गंगा नदी तंत्र, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कुल है 2900 किलोमीटर और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है तथा जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह विश्व की 4 बड़ी नदियों में शामिल है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी है, और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वह अमेजन नदी है। और यदि पूछा जाएगा कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह अमेजन नदी आपका हो जाएगा। इसका अपवाह तंत्र जो है 3 देशों तिब्बत, चीन, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र जो है वह तिब्बत से निकलकर चीन, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है, जिसका अपवाह क्षेत्र 5,80,080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में यह 1346 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होता है और ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, जहाँ इसका स्थानीय नाम सांगपो, जिसको यारलुंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यहाँ समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी नावें चलती हैं, जो विश्व के सबसे आश्चर्यजनक नौकागम्य जलमार्गों में से एक है। नामचा बारहवां पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे यह एक तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग कहलाती है। तो प्रश्न जो है पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और पासी घाट के निकट सादिया के पास, सादिया अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, जो दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। इनमें सुबनसिरी है, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी और पगलादिया और मानस प्रमुख नदियां हैं। यह धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और तत्पश्चात गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा, जो कि गंगा में मिल जाती हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर के पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं माकू, तरंग, तुईवई, जिरी, सोनाई, रुकनी, काठाखल, धलेश्वरी, लांगचिन्नी, मदुआ व जटिंगा। बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली शामिल है। तो प्रश्न जो है पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो यह हो जाएगा माजुली द्वीप। यह द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में है तथा इसे संरक्षित करने व विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2016 में इसे भारत का द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया था माजुली को। और अगला है आपका जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो अब हम प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती हैं। बड़े मैदानों की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी और कम संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। ये नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं एवं प्रायः प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए इन नदियों की ढाल प्रवणता यानी कि स्लोप ग्रेडियंट अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य जल द्विभाजक यानी कि वाटर डिवाइड वह पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व ताप्ती ही सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं।
तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो यह होगा आपका नर्मदा और ताप्ती। इसलिए इन दोनों नदियों की घाटी में जलोढ़ एवं डेल्टाई निक्षेपों की कमी मिलती है। केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। गर्मियों के लंबे शुष्क ऋतु में ये प्रायः सूख जाती हैं, इसलिए इन नदियों का सिंचाई स्रोत के रूप में कम महत्व है। ठोस पठारी भाग में प्रवाहित होने के कारण इन नदियों का मार्ग सीधा तथा सामान्यतः रैखिक होता है। चूँकि जलोढ़ निक्षेपों की इनमें सामान्यतः कमी पाई जाती है, अतः विसर्पण की क्रिया इनमें प्रभावी नहीं है। ये नदियाँ दो भागों में विभक्त होती हैं। पहला है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। तो इसमें पहला है आपका स्वर्णरेखा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो यह नदी रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर से होकर गुजरती है। यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है 395 किलोमीटर है। तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका 395 किलोमीटर। तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार 19,296 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला आपका ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार के निकट रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर बनी है, जो 420 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट आपका महानदी। तो यह एक अनुवर्ती नदी है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड व डूब नदियाँ उत्तर की ओर से इसमें आकर के मिलती हैं, जबकि जोंक व तेल नदी दक्षिण की ओर से आकर के मिलती हैं। महानदी का अपवाह क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। हीराकुंड टिकरापारा बांध इस नदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है, और टिकरा बांध भी जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला आपका गोदावरी नदी। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो प्रश्न पूछा जाता है गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और इसका जल प्रवाह क्षेत्र 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में और 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसे जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थान है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वह प्राणहिता है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा नदी है। मंजीरा नदी हैदराबाद के समीप गोदावरी नदी में मिलती है। गोदावरी के निचले भागों में बाढ़ आती रहती है। इस नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। अगला आपका कृष्णा नदी। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक तथा 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोयना, येरला, वरडा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। हगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बहुत महत्व है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी पूछा जाएगा कौन सी नदी होगी, तो वह हो जाएगा आपका हगरी नदी। अगला है आपका कावेरी नदी। तो यह कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती हुई
कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वह उत्तर में है हेमावती, लोकापावनी, सिमसा व अर्कवती, और दक्षिण में है लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती नदी। यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है आपका कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो वह कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह दो धाराओं उत्तर में कोलेरू व दक्षिण में कावेरी में बट जाती है। इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। पवित्रता के लिए जो है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूर इस नदी पर कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इस नदी पर होगेनकल जलप्रपात अवस्थित है। तो याद रखिएगा, होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो वह कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका पेन्नार नदी। तो यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यदि पूछा जाएगा प्रश्न कि पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ है, तो यह नंदीदुर्ग पहाड़ी है और इसका अपवाह क्षेत्र है कृष्णा तथा कावेरी के मध्य 55,213 वर्ग किलोमीटर। गंडीकोटा जो कि कुडप्पा के निकट यह एक गहरा खड्डा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं जयमंगली हैं, कुंदेरू हैं, सगीलेरू, चित्रावती, पापागनी व चेय्यार। और अगला है आपका पलार नदी। तो इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है और नंदी पहाड़ी से होता है। तो पलार नदी का जो है उद्गम पूछे जाएगा तो आपका हो जाएगा चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित नंदी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है पलार नदी का। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर व तमिलनाडु से अर्काट जिले से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आपका वैगई नदी। तो यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास पाक खाड़ी में गिरती है और मदुरै इसी नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है कि मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है, तो मदुरै जो है वह वैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला है आपका ताम्रपर्णी नदी। तो यह तमिलनाडु राज्य के तिरुनेवली जनपद की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम दक्षिण सह्याद्री में स्थित है, अगस्त्यमलाई पहाड़ी की ढालों से होता है। तो ताम्रपर्णी नदी का उद्गम हो जाएगा आपका दक्षिण सह्याद्री में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ी। यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। उपयुक्त नदियों के अलावा चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, केन, सोन नदी, दामोदर नदी इत्यादि नदियां भी प्रायद्वीपीय भाग से उद्गमित होती हैं तथा ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो ये थे जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें पहला है आपका नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र है 98,795 वर्ग किलोमीटर। इसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में तथा 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है, तो यह होगा आपका नर्मदा नदी। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिल धारा जिसको धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका जल 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो जो है प्रश्न पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। और प्रश्न यह भी पूछा था कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो नर्मदा और तापी जो है ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती हैं। नर्मदा का निचला भाग जो है
कम में है। यह भड़ौच के निकट ज्वारनद मुख द्वारा अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद का अभाव रहता है, इसलिए ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तवा, बरनेर, वैडयार, दूधी, हिरन, वरना, कोनार, माचक आदि जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न जो है आपसे यह भी पूछा जाता है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो वह होगा आपका नर्मदा और तापी नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला है आपका तापी या ताप्ती नदी। तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसकी श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। यह सतपुड़ा और अजंता पर्वती के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में और 15% भाग मध्य प्रदेश में तथा 6% भाग गुजरात में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वह पूर्णा नदी है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। तो सूरत जो है किस नदी पर स्थित है प्रश्न पूछा जाता है, तो वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। उकाई जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा इसके जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका साबरमती नदी। तो यह 320 किलोमीटर लंबी नदी है। तो साबरमती की लंबाई पूछा जाएगा तो 320 किलोमीटर, जो राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। तो साबरमती के किनारे जो है कौन सा नगर स्थित है या शहर, तो वह हो जाएगा आपका अहमदाबाद। यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में से तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो अभी जो है आप लोगों ने देखा कि प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो वह होगा आपका नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, ये सभी नदियाँ जो है आपका पश्चिम की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट आपका माही नदी। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह नदी 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसका अपवाह क्षेत्र वह 34,842 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। सोम व जाखम इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो माही नदी का उद्गम आपका पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से इसका जो है उद्गम होता है और इसकी लंबाई कितना है तो 553 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका लूनी नदी। यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है कब यह कहाँ विलुप्त होती है, तो प्रश्न यह भी पूछा था कि यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी और मीठड़ी नदियाँ जो है लूनी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील से होता है। तो जो है इसे याद रखिएगा कि सरस्वती नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो यह पुष्कर झील से होता है जो कि अजमेर में है। और जो है लूनी नदी से यह एक प्रश्न और भी जो है पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वह सागर में न मिल करके वह धरातल पर ही विलीन हो जाती है, तो यह लूनी नदी है। यह कच्छ के रण में ही जाकर के वह विलुप्त हो जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। तो दोस्तों जो है ये था जो है भारत की विभिन्न नदियाँ, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।